मैं विजय लाल साह आपके हिंदी शिक्षक। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण वर्ग षष्ठम समझे और चैप्टर है कारक, उस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक को विभक्ति, प्रसर्ग या कारक चिन्ह भी कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए उनके साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विभक्ति, प्रसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे ने, को, से, के लिए, मैं आदि, ये सारे जो हैं विभक्ति कारक के ही चिन्ह हैं। अब आइए उदाहरण स्वरूप, जैसे सीता ने गुड़िया खरीदी, और दूसरा उदाहरण है बच्चे बिस्तर पर बैठे हैं। इन दोनों वाक्यों में और पर, ने और पर द्वारा सीता और बिस्तर संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया पदों से जोड़ा गया है। यदि इन वाक्यों से ये चिन्ह इस प्रकार हटा दिए जाएं, जैसे सीता गुड़िया खरीदी, बच्चे बिस्तर बैठे हैं, तो यह वाक्य स्पष्ट रूप से अर्थ प्रकट नहीं कर पाते हैं, ये अर्थहीन वाक्य बन जाते हैं। तो इन्हीं चिन्हों को विभक्ति, प्रसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। अब आइए कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं, जो इस प्रकार है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रादान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। तो आइए अब प्रत्येक कारक को अलग अलग ढंग से समझें। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। वे संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। इनका कारक चिन्ह है, इसका कारक चिन्ह ने सकर्मक भूतकालिक क्रियापद के साथ लगता है और अन्य क्रियापदों के लिए इसका कारक चिन्ह कुछ नहीं होता है। इसके पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के प्रमुख क्रिया के साथ कौन या किसने प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वही कर्ता कारक होगा। जैसे नेहा ने साइकिल चलाई। अब इसमें प्रश्न करते हैं कि किसने साइकिल चलाई, तो इसके उत्तर में जवाब मिलेगा नेहा ने। अच्छा, नेहा ने यह क्या है? कर्ता कारक। आप अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे बच्चे ने दूध पिया। अब प्रश्न कर सकते किसने दूध पिया, तो बच्चे ने दूध पिया। उसी प्रकार रमा सेब खाती है। प्रश्न कर सकते हैं कौन सेब खाती है, तो उसका उत्तर होगा रमा। तो यहाँ जो है ये दोनों उदाहरण कर्ता कारक का उदाहरण है। अब आइए दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कारक चिन्ह, इसका कारक चिन्ह को होता है, किंतु अप्राणीवाचक कर्म कारक के साथ को नहीं लगता है। इसके पहचान के लिए वाक्य में क्या
या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वही कर्म कारक होगा। जैसे उदाहरण के लिए रमा कविता लिखती है। अब यहाँ प्रश्न करें कि रमा क्या लिखती है, तो इसका उत्तर है कविता। अतः कविता कर्म कारक है। अब इसका अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं कि माँ ने बेटे को समझाया। यहाँ भी प्रश्न कर सकते हैं कि माँ ने किसको समझाया, तो जवाब मिलेगा बेटे को। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है राधा ने नौकर को बुलाया। प्रश्न कर सकते हैं राधा ने किसको बुलाया, तो उत्तर मिलेगा नौकर को। ये दोनों ही कर्म कारक के उदाहरण हैं। अब आइए तीसरा, करण कारक। जिस साधन का के माध्यम से क्रिया होने का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है से या के द्वारा या द्वारा होता है। इसके पहचान के लिए वाक्य में किससे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वही करण कारक होगा। जैसे रोहन कलम से पत्र लिखता है। अब हम यहाँ प्रश्न कर सकते हैं कि रोहन किससे पत्र लिखता है, तो इसका उत्तर मिलेगा कलम से। अच्छा, कलम से यह करण कारक है। आप इसका अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। हम प्रश्न कर सकते हैं कि बच्चे किससे खेल रहे हैं, तो इसके उत्तर मिलेगा खिलौने से। दूसरा, नेहा बोतल से पानी पी रही है। हम प्रश्न कर सकते हैं कि नेहा किससे पानी पी रही है, तो जवाब मिलेगा बोतल से। अतः यहाँ खिलौने से और बोतल से ये दोनों ही उदाहरण करण कारक के हैं। अब आइए चौथा, संप्रादान कारक। संप्रादान कारक कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है के लिए या को होता है। इसके पहचान के लिए किसको, किसके लिए या किस हेतु वाक्य के साथ लगाकर प्रश्न करे तो जो उत्तर मिलेगा वह संप्रादान कारक होगा। जैसे प्रधानमंत्री ने अनाथों के लिए अनाथ आश्रम बनवाए। अब यहाँ प्रश्न हम कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने किसके लिए अनाथ आश्रम बनवाए, तो इसका उत्तर होगा अनाथों के लिए। अतः अनाथों के लिए यह संप्रादान कारक है। इसके लिए आप अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे माँ ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे। दूसरा, रमा ने रीमा के लिए उपहार लिया। ये दोनों ही उदाहरण संप्रादान कारक के हैं। अब आइए पांचवा, अपादान कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में अलग होने का अलावा तुलना करना, डरना, लजाना, सीखना, घृणा आदि के भाव का भी बोध होता है। इसका कारक चिन्ह है से होता है। इसके पहचान के लिए क्रिया के साथ किसको और कहाँ से, किससे और कहाँ से लगाकर प्रश्न करे। यदि उत्तर मिले तो अपादान कारक है। जैसे कुएं से पानी निकालो। अब यहाँ प्रश्न है पानी कहाँ से निकालो, तो उसके जवाब मिलेंगे कुएं से। अतः कुएं से ये अपादान कारक है। इसके अन्य उदाहरण भी हैं। जैसे स्टेशन से बस चली गई।
पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये दोनों ही उदाहरण ये अपादान कारक के हैं। अब आइए छठा, संबंध कारक। शब्दों के जिस रूप से वस्तु व्यक्ति का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे और री होता है। इसकी पहचान के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ किसकी, किसका या किसके लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर मिल जाए तो संबंध कारक है। उदाहरण के लिए जैसे यह मकान नरेश का है, तो यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि यह मकान किसका है, तो इसके उत्तर में जवाब मिलेगा नरेश का। अतः नरेश का संबंध कारक है। आप अन्य उदाहरण देखें, यह दादाजी की तस्वीर है। अब यहाँ भी हम प्रश्न कर सकते हैं यह किसकी तस्वीर है, तो इसके उत्तर मिल सकते हैं दादाजी की। इसी प्रकार राम श्याम का दोस्त है, यहाँ भी प्रश्न कर सकते हैं कि राम किसका दोस्त है, तो उत्तर मिलेगा श्याम का। तो ये दोनों ही उदाहरण संबंध कारक के हैं। अब आइए सातवां, अधिकरण कारक। वे कारक जिनसे क्रिया के स्थान, आधार या आश्रय का बोध होता है उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है में और पर होता है। इसके पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर मिल जाए तो यह अधिकरण कारक है। उदाहरण के लिए जैसे कौवा डाल पर बैठा है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कौवा कहाँ बैठा है, तो इसका उत्तर मिलेगा डाल पर। अतः डाल पर यह अधिकरण कारक है। आप अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे छत पर बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ प्रश्न कर सकते हैं कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, तो इसका उत्तर मिलता है कि छत पर। उसी प्रकार लड़के नदी में नहा रहे हैं। यहाँ भी प्रश्न उठ सकता है लड़के कहाँ नहा रहे हैं, तो इसके उत्तर मिलेगा नदी में। ये दोनों ही उदाहरण जो है ये अधिकरण कारक के हैं। अब आइए आठवां, अंतिम कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित करने अथवा पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है हे, अरे, ओ आदि, जिसका प्रयोग विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ होता है। इसके उदाहरण देख सकते हैं, अरे मेरी बात तो सुनो, या हे भगवान अब क्या होगा। तो ये दोनों ही उदाहरण संबोधन कारक हैं। अब आइए बच्चों, करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है। देखो, दोनों कारकों में से प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। करण कारक के माध्यम से कर्ता काम करता है, जबकि अपादान कारक में अलग होने, शर्माने, डरने, तुलना करने आदि का पता चलता है। जैसे वह कार से गया, वह घर से चला गया, तो पहले वाक्य में कार से करण कारक है, जबकि दूसरे वाक्य में घर से अपादान कारक है। तो ये जो है करण कारक और अपादान कारक में अंतर है। अब आइए संप्रादान कारक और करण कारक में क्या अंतर है। दोनों कारकों में को प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। संप्रादान कारक में कर्ता देने का कार्य करता है, जबकि
कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। उदाहरण के लिए पिताजी ने गरीबों को कंबल दिए और राम ने रावण को मारा। पहले वाक्य में गरीबों को संप्रदान कारक है क्योंकि यहाँ देने का भाव है, जबकि दूसरे वाक्य में रावण को कर्म कारक है क्योंकि वहाँ क्रिया का प्रभाव है। तो बच्चों, आज तक के लिए यहीं तक। अगली कक्षा में अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।